नमस्कार भाइयों बहनों। हिंदी विषयના તમામ ભાઈઓ બહેનોનું આ ચેનલમાં હાર્દિક સ્વાગત છે। આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે ટાટ એચએસની પરીક્ષાનું મુખ્ય પરીક્ષા માટેની તૈયારી આપણે સૌ કરી રહ્યા છીએ। કટ ઓફ તો આવી જશે, પણ જેને વધારે માર્ક્સ છે એ લોકો ફૂલ તૈયારીમાં લાગેલા છે। એકે વિષય આપણા વિષયમાંથી એકે માર્ક્સ ન જાય એ માટે આપણે સૌ સતત પ્રયત્નશીલ છીએ। અગાઉ આપણે મેથડના પ્રશ્નોત્તરીનો વિડીયો બનાવી ચૂક્યા છીએ। આજે આપણે ટાટ એચએસની અંદર મેન્સમાં પૂછાતા પ્રયોજનમૂલક હિન્દી છે, આપણા 11 અને 12માંથી જે આવે છે તેની ચર્ચા છે એ કરવાની છે। કારણ કે આ મુદ્દાને પણ આપણે ભૂલવો જોઈએ નહીં। આમાંથી પણ પ્રશ્ન પૂછાતા હોય છે અને જો પૂછાય તો આપણે ખૂબ સારી રીતે લખી શકીએ એ માટે ઘણા મહત્ત્વના કેટલાક પ્રશ્નો છે એ મૂકેલા છે, જે 4 માર્કમાં પૂછાઈ શકે તેવા, 3 માર્કમાં કે 5 માર્કમાં એવા વિભાગ પ્રમાણે પ્રશ્નોત્તરી છે કરેલી છે। તો વધારે સમય લેતા આપણે સીધા જ મુદ્દા ઉપર આવી જઈએ। આપણા પાઠ્યપુસ્તકમાં સૌથી પહેલાં પ્રયોજનકમૂલક હિન્દીની અંદર હિન્દી કે વિવિધ રૂપ એ નામનો એક આખો મુદ્દો છે, તો તેની ચર્ચા છે શરૂઆતમાં કરીએ। એમાં પહેલો प्रश्न है, संक्षिप्त में उत्तर दीजिए। राजभाषा से क्या तात्पर्य है? उत्तर, राजभाषा का अर्थ है देश की वह भाषा जो राजकार्यों तथा न्यायालयों में आदि में प्रयुक्त हो। बीजो प्रश्न, हिंदी किन किन राज्यों की मुख्य राजभाषा है? हिंदी हिंदी भाषी राज्यों की मुख्य राजभाषा है। ये राज्य उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश ने छत्तीसगढ़। तीजो प्रश्न, हिंदी राज्य की राजभाषा कब बनी? तो आ प्रश्न तो आपने खबर है बधाने, એટલે કંઈ કહેવાનો ખબર છે 14 सितंबर 1949। किन किन देशों में भारतीय मूल के लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं? भारतीय मूल के लोग कई देशों में है। फिजी, मॉरिशस, सूरीनाम, त्रिनिदाद और गुयाना आदि देशों में भारतीय मूल के लोग हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं। ત્યારબાદ છે संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। એમાં પહેલી टिप्पणी છે, हिंदी का जनपदीय रूप। हिंदी भाषी क्षेत्र के निवासी अपने अपने क्षेत्रों के दैनिक व्यवहार में अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, औपचारिक रूप से हिंदी का प्रयोग करते हैं। इस रूप में हिंदी की बोलियां जनपदीय भाषा की भूमिका निभाती है। बीजो प्रश्न, हिंदी का शैलीगत स्वरूप। जवाब, हिंदी हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की राजभाषा भाषा रही। केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य तिलक, स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी ने हिंदी के सार्वदेशिक रूप के कारण इसे राष्ट्रभाषा नाम दिया। इसमें अरबी फारसी तथा संस्कृत भाषा के प्रचलित शब्दों को बोलचाल की भाषा के रूप में स्वीकार किया गया। इस समय शैली की दृष्टि से हिंदी के 2 रूप दिखते हैं, संस्कृतनिष्ठ हिंदी और अरबी फारसी मिश्रित हिंदी। ત્યારબાદ છે સવિસ્તર ઉત્તર આપો, જે 5 માર્કમાં પૂછાઈ શકે તેવો પ્રશ્ન છે। પહેલો પ્રશ્ન, खड़ी बोली हिंदी के आरंभिक विकास का परिचय दीजिए। उत्तर, खड़ी बोली हिंदी का विकास 19वीं शताब्दी में हुआ, परंतु इसका प्राचीनतम रूप पुरानी हिंदी के नाम से 10वीं 11वीं शताब्दी में मिलता है। 13वीं शताब्दी के अंत भाग में अमीर खुसरो की पहलिया मुकरिया खड़ी बोली में मिलती है। हिंदी के आरंभिक विकास में नाथ, सिद्धों तथा संतों का बहुत योगदान रहा। नामदेव, तुकाराम, नरसिंह मेहता तथा प्राणनाथ आदि संतों ने साहित्यिक हिंदी के विकास में विशेष योगदान दिया। इसी समय हिंदी का उपयोग तथा तीर्थस्थानों तथा वाणिज्य व्यापार में भी होने लगा। इस प्रकार संपर्क भाषा के रूप में हिंदी का विकास हुआ। बीजो प्रश्न, स्वाधीनता आंदोलन में हिंदी का क्या महत्व था? उत्तर, स्वाधीनता मिलने के पहले हमारे देश में अनेक आंदोलन हुए। इनका नेतृत्व बंगाल में केशव चंद्र सेन, सुभाष चंद्र बोस, महाराष्ट्र में लोकमान्य तिलक और गुजरात में स्वामी दयानंद और महात्मा गांधी आदि नेताओं ने किया। इन्होंने अपने भाषणों तथा उद्बोधनों में हिंदी का प्रयोग किया। इतना ही नहीं, राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाने का आग्रह किया।
स्वतंत्रता आंदोलन में लोकप्रिय नारों की भाषा हिंदी ही रही। राष्ट्रीय जागरण कराने वाले फिल्मी गीतों की भाषा भी हिंदी ही थी। इस प्रकार स्वाधीनता आंदोलन को प्रभावशाली तथा व्यापक बनाने में हिंदी का खुलकर प्रयोग हुआ। तीसरा प्रश्न, हिंदी के जनव्यवहार के क्षेत्र कौन कौन से हैं? उत्तर, हिंदी के जनव्यवहार के निम्नलिखित क्षेत्र है। सरकारी अधिकारियों, कर्मचारियों और सामान्य जनता के बीच संवाद। दूसरा, सभा समारोह का संचालन। तीसरा, किसी सूचना की उद्घोषणा। 4, चुनाव प्रचार के व्याख्यान। 5, किसी मैच या घटना का आंखों देखा हाल। 6, समाचार लेखन या वांचन, आकाशवाणी, टेलीविजन। 7, समस्या निराकरण हेतु विभिन्न विभागों, बैंक, पोस्ट ऑफिस या रेलवे आदि से संबंधित पत्र व्यवहार। 8, फिल्म आदि से संबंधित पत्र व्यवहार। इनकी शैली औपचारिक, अनौपचारिक या आत्मीय हो सकती है। ત્યારબાદ પ્રયોજનક મલિંદીમાં વ્યવહારિક પત્રચાર એક એવો મુદ્દો છે, એના સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો જોઈએ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 4-5 वाक्यों में लिखिए। एમાં पहला प्रश्न, सरकारी पत्र के मसौदे की विशेषता क्या है? उत्तर, सरकारी पत्र का मसौदा बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। किसी प्राप्त पत्र पर कार्रवाई करने के पूर्व उस पर टिप्पणी लिखी जाती है। टिप्पणी लिखने के लिए नियमों की व्यवस्था आदि के बारे में अधिकारियों को सुझाव दिया जाता है। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिन पर बार बार कार्रवाई की जानी अपेक्षित होती है और इनके मानक मसौदे उपलब्ध होते हैं। इन पर मसौदा तैयार नहीं किया जाता। ऐसे पत्रों को अधिकारी के पास हस्ताक्षर के लिए भेज दिया जाता है। दूसरा प्रश्न, सरकारी पत्र के प्रारूप के मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, सरकारी पत्र की कई विशेषताएं होती है। पृष्ठ के मध्य में हाशिया छोड़कर भारत सरकार, मंत्रालय, कार्यालय लिखा जाता है। दाईं तरफ पता व दिनांक लिखा जाता है। कार्यालयों के पत्र अधिकारियों के पद के नाम भेजे जाते हैं। विषय के मूल आशय का उल्लेख हो तथा उचित संबोधन, अभिवादन लिखना चाहिए। पत्र के क्लेवर में विमरों को क्रमित रूप में लिखना चाहिए। निजी व्यक्तियों को भेजने अथवा भेजे जाने वाले पत्र के अंत में धन्यवाद लिखा जाता है। तीसरा प्रश्न, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग कैसे मामलों में किया जाता है? उत्तर, अर्ध सरकारी पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य को जल्द निपटाने के लिए राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है। इसका प्रयोग इन अधिकारियों के बीच विभिन्न कार्यों के लिए किया जाता है। आमतौर पर इस पत्र का प्रयोग विचारों या सूचनाओं के आदान प्रदान या प्रेषण, किसी मामले की ओर अधिकारी का व्यक्तिगत ध्यान दिलाने या उसकी निजी सम्मति प्राप्त करने, अधिकारी के कार्यालय से कार्यवाही में अनावश्यक विलंब होने तथा स्मरण पत्र भेजने पर भी उत्तर न प्राप्त होने आदि मामलों में किया जाता है। 1-2 वाक्य में उत्तर। पहला प्रश्न, कार्यालयी पत्राचार का प्रयोग कब किया जाता है? कार्यालयी पत्राचार का प्रयोग मंत्रालय, विभाग या कार्यालय में सरकारी निर्णयों की सूचना देने अथवा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग सरकार के आंतरिक प्रशासन, सूचनाओं के आदान प्रदान, प्रशासनिक मंत्रालय से की जाने वाली कार्यवाही की सहमति प्राप्त करने, सरकार की नीतियों, निर्णयों की जानकारी देने तथा सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। व्यवहारिक पत्राचार के विविध रूपों का उल्लेख कीजिए। पहला प्रश्न, वह व्यवहारिक पत्राचार के विविध रूप इस प्रकार है: सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, स्मरण पत्र या अनुस्मारक, कार्यालय ज्ञापन, कार्यालय आदेश और कार्यालय एवं परिपत्र। सरकारी पत्र किसे कहते हैं? जिन पत्रों का प्रयोग कार्यालय से इतर व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं, शैक्षिक संगठनों एवं राज्य सरकारों आदि से सूचनाओं के आदान प्रदान हेतु किया जाता है, उन्हें सरकारी पत्र कहते हैं। चौथा प्रश्न,
अर्ध सरकारी पत्र की परिभाषा दीजिए। जिस पत्र का प्रयोग किसी भी मामले पर विशेष रूप से व्यक्तिगत ध्यान देकर सरकारी कार्य के शीघ्र निपटाने हेतु राजपत्रित अधिकारियों के बीच किया जाता है, उसे अर्ध सरकारी पत्र कहते हैं। 5वां प्रश्न, स्मरण पत्र या अनुस्मारक पत्र कब भेजा जाता है? तो जब किसी मामले में कार्यवाही हेतु मंत्रालय, विभाग या कार्यालय किसी अन्य मंत्रालय, विभाग, कार्यालय को पत्र भेजता है और उस पत्र पर कार्यवाही की अपेक्षा होती है, किंतु निर्धारित अवधि के भीतर अपेक्षित उत्तर प्राप्त नहीं होता, तब संबंधित मंत्रालय, विभाग या कार्यालय को याद दिलाने के लिए स्मरण पत्र या अनुस्मारक भेजा जाता है। निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर संक्षेप में लिखिए। संप्रेषण की परिभाषा लिखिए। संप्रेषण का सामान्य अर्थ है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। भाषा में संप्रेषण का तात्पर्य वक्ता के कथन अथवा विचारों को श्रोता तक उसी अर्थ में पहुंचाना है जिस अर्थ में वक्ता ने अपनी बात का प्रयोग किया है। दूसरा प्रश्न, प्रयोजनक मूलक हिंदी किसे कहते हैं? प्रयोजनक मूलक हिंदी का शाब्दिक अर्थ है उद्देश्य पर आधारित। प्रयोजनक मूलक हिंदी का अर्थ है वह हिंदी जो किसी निश्चित उद्देश्य पर आधारित हो, अर्थात जो हिंदी किसी निश्चित उद्देश्य को ध्यान में रखकर उपयोग में लाई गई, उसे प्रयोजनक मूलक हिंदी कहते हैं। वाणिज्यिक हिंदी का अर्थ क्या है? बैंक, मीडिया, व्यापार, व्यवसाय के कामकाज में प्रयुक्त होने वाली हिंदी का रूप है वाणिज्य हिंदी। वाणिज्यिक हिंदी की अपनी शब्दावली होती है और बाजार की भाषा में इन्हीं शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे दाल में आग लगी है, चांदी लुढ़की, तेल नरम आदि। चौथा प्रश्न, विज्ञापन लेखन प्रयोजन हिंदी की किस प्रयुक्ति में किया जाता है? विज्ञापन लिखना एक कला है। विज्ञापन लेखन प्रयोजन मूलक हिंदी की जनसंचारी हिंदी प्रयुक्ति में किया जाता है। संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। एમાં પહેલો છે तकनीकी हिंदी। तो यहाँ उत्तर જોઈએ। विधि, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, मेडिकल शिक्षा में प्रयुक्त होने वाले हिंदी को तकनीकी हिंदी कहते हैं। इसमें संकेतों और प्रतीकों का विशेष प्रयोग होता है। ये संकेत प्रायः रोमन या ग्रीक अक्षरों में होते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે અહીં સુધી રાખીએ। હવે મળીએ આપણે નવા જ વિડીયોમાં। ત્યાં સુધી દરેકને પરીક્ષાની હાર્દિક